नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। फर्स्ट टेस्ट के प्राथमिक सीटेट के साल के साथ मैं उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी प्रशिक्षुओं ने आज टेस्ट में भाग लिया, सभी अपने आंसर को मिलाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले CDP हम देखेंगे। केवल उत्तर बताया जाएगा आपको जल्दी से। सबसे पहला प्रश्न था, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्राथमिक बाल्यावस्था, क्योंकि बच्चे बाल्यावस्था में जो शुरू की एज होती है उसी में भाषा को अच्छे तरीके से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो आप लोगों ने लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में पढ़ा होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न तीसरा, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, या किसका उदाहरण है? अगर लड़कों में विभेद किया जा रहा है तो यह जेंडर पक्षपात को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? चौथा प्रश्न है, तो इसमें जेंडर पक्षपात के बारे में आप परिचर्चा कर सकते हैं, तो इसको आप कम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो ये लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु बताया है। अगला प्रश्न छठा, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिसमें यह जूता पूरा बन जाए। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो यह स्वयं से कह रही है, तो ये व्यक्तिगत वार्ता कहलाएगी। 7वां प्रश्न है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसको हम पाड़ या ढांचा कहते हैं। इसके फोल्डिंग जिसको कहते हैं, जिसमें बच्चे को थोड़ा सा इंडिकेट कर दिया जाता है, तो बच्चा अपने काम को, अपने आंसर को स्वयं खोज लेता है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, संरक्षण और कक्षा समावेशन। अगला प्रश्न है, बच्चों के संज्ञात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो ये संरचना, इसको हम स्कीमा बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, स्कीमा। अगला प्रश्न है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? आपने बुद्धि के बारे में पढ़ा होगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक
समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शन कर रही है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 सृजनात्मक विचार, यानी कि कोई भी वो उत्तर खोज रही है तो उसमें बहुत सी संभावनाओं को तलाश रही है। तो ये सृजनात्मक जो बालक होते हैं उनकी यह विशेषता होती है। अगला प्रश्न है 13वां, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। तो ये प्रश्न चौथा आंसर सही हो जाएगा। 5वां है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? तो यह सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो 14वां का तीसरा आंसर सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? यानी कि डिसलेक्सिया। कुछ आप चीज़ें आप अगर हिंदी में ना समझ में आते इंग्लिश में ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें डिसलेक्सिया के बारे में बताया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, क्योंकि डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, जिसमें बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं ठीक ढंग से। तो 15वां का तीसरा आंसर हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो 16वां का हो जाएगा अधिकार आधारित मनोवादी परिप्रेक्ष्य। 17वां प्रश्न है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से। 17वां का आंसर हो जाएगा अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। 18वां प्रश्न है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। 19वां प्रश्न है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषताएं हैं? तो 19वां का आंसर हो जाएगा 2 बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना चाहिए, यानी कि छात्र केंद्रित शिक्षा में बच्चे ही प्रमुख होते हैं। 20वां, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित होते हैं, इंट्रोवोवेन होते हैं। 20वां का 3। आगे देखेंगे हम, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 21वें प्रश्न में हो जाएगा चौथा, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। 22वां प्रश्न है, विद्यार्थियों का स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? तो 22वां में हो जाएगा फर्स्ट, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। 23वां प्रश्न है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड देने का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो लगातार दंड या पुरस्कार देने से आपका थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हाँ 23वें प्रश्न पर हम चर्चा कर रहे थे कि दंड और पुरस्कार देने से क्या होगा। तो अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? तो 24वें प्रश्न में हम देखेंगे
तो अधिगम की प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं, शारीरिक दंड तो नहीं बढ़ावा देती है। सहयोगात्मक अनुभव, सहयोगात्मक अधिगम का पर्यावरण, यह आपको ये सही है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, यह भी अधिगम को बढ़ावा देती है। और निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, किसी से आप तुलना मत कीजिए बच्चे का, क्योंकि सभी की बुद्धि लेवल अलग अलग है। तो दूसरा और तीसरा हम देखेंगे किस में सही है, तो दूसरा और तीसरा दूसरे में सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला 25, शिक्षक बच्चों को जटिल उदाहरणों को समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। तो इसका आंसर चौथा होगा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। 26वां प्रश्न है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उस पर आधारित विचार मंथन करके। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। किसमें तेज़ी से बढ़ता है, तो शुरू में बहुत तेज़ी से बढ़ता है, यानी कि शैशवावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज़ी से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से विकास का सिद्धांत नहीं है। आप ध्यान देंगे कि नहीं है पूछा है, बहुत से बच्चे बस जल्दी से देखें कौन सा सिद्धांत है, तुरंत लगा देंगे कि पहला विकास जीवन पर्यंत होता है। नहीं, इसमें पूछा है कि नहीं है, तो ये तो तीनों हैं, और ये चौथा जो है विकास का सार्वभौमिक, विकास सार्वभौमिक तो सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित करते हैं, इसमें लिखा है नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 29, व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। तो इसका प्राथमिक कारण है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। प्राथमिक में तो परिवार आता है एवं पास पड़ोस आता है, तो द्वितीयक एजेंसी में विद्यालय एवं मीडिया आएगा, क्योंकि परिवार तो पहले में आता है, परिवार गलत हो जाएगा, आस पड़ोस भी पहले आता है तो आस पड़ोस भी गलत हो जाएगा, तो विद्यालय एवं मीडिया। ये थे CDP के प्रश्न। अब हम आते हैं गणित के प्रश्नों पर। गणित के पहले प्रश्न देखेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करते हुए चलेंगे इसको। 3 ब्रांड AB तथा C के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं, यानी कि सब में बराबर हैं, तो वह कितने पैकेट खरीदे। वो एक पैकेट में 10 हैं, एक पैकेट में 12 है, एक पैकेट में 24 है, तो वह कितने पैकेट खरीदे कि पेन उसके पास बराबर रहें। तो इसमें सब जब हल करेंगे तो हमारा जो चौथा आंसर है इसमें आएगा AB। ए में 12, जब ए में एक पैकेट में 10 है तो 12 पैकेट खरीदेगा, तो 12 दहम्मा 120, यानी ए में 120 हो जाएगा। बी में 10 है और 12 पैकेट खरीदेगा, तो 12 दहम्मा फिर 120 हो जाएगा, इसमें भी 120 हो जाएगा। और सी में 24 एक पैकेट में है और 5 पैकेट खरीदेगा, 24 पंजे 120, यानी कि सब में बराबर आ जाएंगे, तो 120। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और ऑप्शन आप देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जल्दी जल्दी बताना है आंसर, यहाँ नहीं डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी जो कि आपको बोरिंग महसूस कराएगी। आपको केवल अपने आंसर मिलाना है। अगला है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। आप जानते होंगे वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, इसे काट कर 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिया गया। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, जब इसको आगे आधे भाग में बांटा जाएगा तो 2 हो जाएगी। अब पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 4 गुणित भुजा, यानी कि पूरे का क्षेत्रफल तो 16 हो जाएगा। लेकिन पूछा है प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जब आधा आधा कर देंगे तो 2 हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 4 गुणित भुजा, तो 4 दूनी
8, यानी कि इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, नहीं ध्यान देंगे, गलत हमने बता दिया है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा के घाते 2, भुजा के घाते 2, तो 4 4 है, तो इसका हो जाएगा 16 पूरे का, बड़े वाले का क्षेत्रफल। जब आधा करेंगे तो यहाँ 2 2 हो जाएगा, तो भुजा के घाते 2 यानी कि 2 दूनी 4, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 छोटे का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देंगे, सही नहीं है पूछा है, तो पूछा है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। सभी जो अभाज्य संख्या हमने क्लास में भी बताया है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। 2 जो है वो सम संख्या और अभाज्य भी है, बाकी सभी तो होती हैं लेकिन 2 को छोड़कर, तो ये ऑप्शन गलत है। एक मिनट थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि मोबाइल में बताना रहता है तो थोड़ा सा इधर उधर टच हो जाता है तो आगे बढ़ जाती है। हाँ, फिर से ध्यान देंगे प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है? तो यही सही हो जाएगा, यही सही नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या विषम संख्याएं होती हैं, यही सही नहीं है। आगे, वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, तो सभी संख्याओं से विभाज्य हो जाएगी, तो 1 से 10 तक का लासन निकाल लेंगे, तो 1 से 10 तक जब लासन निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2520। आगे, आयशा के पास केवल ₹5 और 10 के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और 160 रुपये धन है, उसके पास 5 और 10 के सिक्कों की संख्या है, तो हम इसको ऑप्शन पर लगाएंगे। तो देखिए कैसे लगाते हैं। तो ऑप्शन पर लगाएंगे, जब अगर उसके पास 18 सिक्के 5 के हो गए तो 18 पंजे 90 और 10 7 70, यानी 916 160 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही पहला ही सही हो जा रहा है हमारा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला 36वां, इसको जब हम हल करेंगे सरलीकरण, पहले भाग किया जाता है, 7 का 21 में भाग देंगे, 7 3 21, फिर गुणा किया जाएगा, फिर बाद में घटाया जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे हम तो इसका आंसर आ जाएगा 12, हल करने के बाद देख लीजिएगा। बाकी आपको ग्रुप पे बता दिया जाएगा, हल करके भेज दिया जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी बताने पर। एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है, आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 और बाग में यूकेलिप्टस के वृक्षों की संख्या कितनी है? सवाल फिर से इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। नीम मतलब 1/6 भाग है, तो नीम जब 6ठा भाग है यानी कि 1/6, और नीम वृक्षों की संख्या 5 है, तो 6ठा भाग में जब 5 है तो 6 पंजे 30, यानी कुल 30 हैं। ठीक है, तो बाग में यूकेलिप्टस के वृक्षों की संख्या तो पूछा है कुल, तो 30 हो गए, 1/6 भाग नीम हो गया, और नीम की वृक्षों की संख्या 5 दी गई है, तो 30 कुल, और आधे वृक्ष अशोक के हैं, 15 वृक्ष अशोक के हो गए, और नीम के 5 हैं, तो 15 5 20, तो यूकेलिप्टस की संख्या 15 5 20 और 30 कुल हैं, तो 30 में से 20 घटा देंगे यानी कि 10। तो ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 पर प्रस्थान करती है। 16:30 मतलब शाम को 4:30 पर प्रस्थान करती है, और अपने गंतव्य स्थान पर 31 अगस्त को
8:45 पर पहुँचती है, सुबह नहीं पहुँचती है, 31 अगस्त को पहुँचती है। तो ध्यान दीजिएगा कि एक दिन हुआ है, 30 तारीख को पूरा चली है, तो 30 तारीख को पूरा चली है यानी 24 घंटे पूरा चली है, ठीक है। और 31 अगस्त को 8:45 यानी कि 8 घंटे 45 मिनट 31 अगस्त को। और 30 को कितनी चली है, तो आप ध्यान देंगे कि 16:40 से चली है, तो 7 घंटे 30 मिनट चली है। तो इस सबको ऐड कर लेंगे तो 8 7 15 24 39 घंटा और 45 और 30 75 मिनट। फिर मिनट को हम घंटे में बना लेंगे तो 40 मिनट 25 40 घंटे 25 मिनट। तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 मिनट 40 घंटे 15 मिनट आंसर आएगा। इसको आप हल कर लीजिएगा और हम ग्रुप पर एक बार इसको लगा के हल कर देंगे, बता देंगे। 40 घंटे 15 मिनट। निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? आरोही अवरोही क्रम मीटर सेंटीमीटर के बारे में बताया गया है। तो इसके में आंसर मिलीमीटर सबसे छोटा होता है, फिर डेसीमीटर होता है, फिर सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे देख लेंगे हम, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत के रूप में दिया गया है, यानी कि 180 अंश चारों तरफ मिला के 180 है। यदि आयत की चौड़ाई 30 है, क्योंकि आयत में आप जानते हैं कि आमने सामने भुजा बराबर होती है, तो 30 60 हो गया, और 180 है तो 120 बचा, तो 60 इधर हो जाएंगे। तो लंबाई क्या है 60, ठीक है। आगे बढ़ी 41वें प्रश्न में, कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया है, लेकिन कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसे कैसे सही करेंगे, कैसे संबोधित करेंगे? तो आप इन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। मूर्त पदार्थ उनको दिखाएंगे कि 444 अगर आप दिखाएंगे और 404 तो कितना हो जाएगा, तो इसको दिखाएंगे तो वो समझ जाएंगे। 42वां, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है? यानी कि मैप के बारे में बताना है। तो इसके देने का मतलब ये है त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, और बस यही मुख्य प्रयोजन इनका यही है। 2 आगे 23 43वां क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित का पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? तो आप एनसीएफ के बारे में पढ़े होंगे। तो अनुपात में उसको नहीं बताया गया है गणित में। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले 2 आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? तो इसमें बी और डी, ग्राफ पेपर और टाइल, जिससे आप कोई क्षेत्रफल बता सकते हैं। पैमाना और धागा से नहीं बता सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? तो गणित में अगर उपलब्धि कम है किसी की, तो उसका कारण क्या हो सकता है? सामाजिक सांस्कृतिक उसकी पृष्ठभूमि कैसी है, कैसा उसके घर का वातावरण है, या निर्भर करता है। आगे, यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त होगी? कागज़ की पट्टियों का प्रयोग करेंगे आप, उससे बच्चे समझ जाएंगे। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना कर सकें। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है। आप ध्यान देंगे यहाँ नहीं पूछा है, तो लक्षण नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। 49वां का आंसर हो जाएगा 4। मानव दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। तो बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। अगला, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। 51 का 1। 52, निम्नलिखित में शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। मनीष के पास कितनी पेंसिल है। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, तुलनात्मक जमा कर रहे हैं, नहीं जोड़ कर रहे हैं। ठीक है, तुलना करके जोड़ रहे हैं। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, क्योंकि 2 का इसमें नहीं प्रयोग किया जाता है। आधार 2। 54, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। तो 54 का हो जाएगा 3। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए ताकि वे दिक् स्थान के अंतर्दृष्टि समझ को विकसित कर सकें। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची, ये मूल्य सूची दिया गया है। इसमें आंसर हम कितना आएगा डायरेक्ट वही बताते हैं। तो 56 का हो जाएगा आंसर 2, 87.50 रुपये। अगला 57, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ। दाएं के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं, यानी कि अभाज्य संख्याएं अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। तो इसमें हो जाएगा 57, पहला 57 का 57 आंसर। अगला 58, एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप हल करेंगे तो दूसरा 150 रुपया हो जाएगा। 59वां, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तीसरे स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा 7.07। गणित का अंतिम प्रश्न है, एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4, हज़ार के स्थान का अंक 0, सौवें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 2 गुना और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 3 गुना है। संख्या क्या है। तो 60वें में हो जाएगा 4। तो मैथ और CDP के 30 प्रश्न हो गए हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके मैथ में कितने नंबर आ रहे हैं और CDP में कितने आ रहे हैं। फिर हम अगले वीडियो में पर्यावरण और हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 2 विषयों में आपके कितने अंक आ रहे हैं।